क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में आप सब दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं वरुणा। बढ़ती आबादी के साथ हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं। उपभोक्ता आए दिन नई नई वस्तुओं का उपभोग करता है। हम में से अधिकतर लोग जिन्हें खरीदारी करना पसंद है, उनके लिए उपभोक्ता शब्द का वास्तविक सार समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ ये भी सच है कि आए दिन कंज्यूमर का शोषण भी होता है। चाहे फूड अडल्ट्रेशन की हम बात करें, चाहे गुणवत्ता के आधार पर बात करें, चाहे सस्ती चीज़ों को महंगे दाम पर बेचना हो, ये सभी उपभोक्ता शोषण के अंदर आते हैं। और उपभोक्ता शोषण से बचने के लिए कंज्यूमर्स को उनके राइट्स का जानना बहुत आवश्यक है। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हमारे क्या अधिकार है, क्योंकि आखिरकार हम सभी कंज्यूमर्स हैं। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारी मेहमान हैं योगिता दत्ता जी, जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, साथ ही मेंबर है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन शिमला की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वरुणा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैम शुरुआत यहीं से करेंगे। आज 15 मार्च है, वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे है। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिन की, और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिन की। सबसे पहले आप हमारे उपभोक्ताओं को उपभोक्ता शब्द का वास्तविक सार समझाएं कि आखिर उपभोक्ता है कौन। बिल्कुल वरुणा, सबसे पहले तो आपको सबको और हमारे सभी दर्शकों को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की बहुत बहुत मुबारक, बिकॉज हम सभी कंज्यूमर्स हैं। आप हूँ, मैं हूँ और सब उपभोक्ता। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि उपभोक्ता कौन है। जैसे आपने कहा जी, उपभोक्ता जिसे कहते हैं कंज्यूमर जी, जो व्यक्ति सामान खरीदता है जी, पेमेंट करके। जी, अच्छा, पेमेंट वर्ड में ये आता है पूरी पेमेंट दे देता है, हाफ पेमेंट दे देता है, इंस्टॉलमेंट में पे करता है, और वो सामान को खरीदता है और अपने यूज़ के लिए खरीदता है, रीसेल के लिए नहीं खरीदता है। तो वो सब कंज्यूमर्स हैं। तो इसमें सभी आर्टिकल्स, मूवेबल आर्टिकल्स जो भी हम खरीदते हैं वो सब कवर होते हैं। और इमूवेबल आर्टिकल्स में जो मैं कहूँगी कि इमूवेबल में भूमि नहीं आती है, बट फ्लैट आते हैं। फ्लैट, इसके बाकी सब मूवेबल। यस जी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल वरुणा, ये अधिकार दिवस मनाते हम इसलिए हैं कि उपभोक्ताओं को याद दिलाया जाए कि आपके क्या क्या राइट्स हैं जी। और ये हम उनको याद दिलाते हैं कि आपके प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम इसको याद रखें कि हम सब उपभोक्ता हैं और हमारा शोषण नहीं होना चाहिए। जी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, उपभोक्ताओं को किस तरह से संरक्षित करता है ये एक्ट? बिल्कुल वरुणा, इससे पहले जो एक्ट बना था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना था जी। और उसके बाद उसमें भी 2011 में कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी जी। और अब जो है वो पुराना एक्ट जो है वो रिपील हो गया है और अब उसकी जगह पे है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और ये 20 जुलाई 2020 को इट केम इनटू फोर्स। अब ये है कि पुराने एक्ट और नए एक्ट में हमें इसमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि 2019 का एक्ट लाया जाए जी। उसमें ये ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कुछ पुराने एक्ट में कुछ बातें ऐसी थी कि जो थोड़ी कंज्यूमर फ्रेंडली लग रहा था, नहीं है जी। और इसको ज़्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने के लिए कुछ ऐसी इसमें एडिशंस किए गए हैं जी। बिल्कुल, कानून जो है वो समय समय पर बदलते रहने चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन यापन करने का तरीका भी समय समय पर बदलता रहता है। उसी के लिए एक्ट 2019 को लाया गया। तो क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कंज्यूमर को इसमें मेन क्या है जो 1986 को इसने रिप्लेस किया है? यस, इसमें एक तो ये है कि सबसे पहले बात जो मैं लाऊंगी कि पुराने एक्ट में जैसे आप किसी जगह पे वरुणा, सपोज आप कहीं बाहर गए हो, एक आप सामान खरीदते हो जी, जी। पुराने एक्ट में ऐसा था कि जो कंज्यूमर जो सामान खरीदा वो अगर बाई चांस वो डिफेक्टिव निकलता है जी, तो आप जो कंप्लेंट फाइल करेंगे जी, आप वहीं पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं जहाँ पे आपने खरीदा है जी, या फिर
जहाँ पे उनका ब्रांच ऑफिस है जिससे आपने खरीदा है, या फिर उनकी यूनिट है, या जिस तरह से वो वर्क फॉर गेन कर रहे हैं। अब उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना उपभोक्ता को कि आप कहीं गए, सामान खरीदा और घर वापस आके आप देखते हैं कि वापस घर आए और पता लगा है, देखो कुछ चीज़ें तो सामने डिफेक्ट विजिबल होता है, कुछ पैकेजिंग मटेरियल, पैक्ड मटेरियल होता है, और कुछ यूज़ करने पे पता लगता है कि इसमें डिफेक्ट है। तो डिफेक्ट जब पता लग जाता है तो फिर आप दोबारा वहाँ जाएंगे और कंप्लेंट करेंगे। ये थोड़ा पॉइंट जो था कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं था। तो ये 2019 एक्ट में ये इंक्लूड किया गया है कि आप जहाँ पे भी रहते हैं आप हाँ मर्जी से सामान खरीदें, पर आप कंप्लेंट वहीं फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एंड कंज्यूमर कमीशन में, जहाँ पे आप रहते हैं वहीं पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी सहूलियत दी गई है इस एक्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ हम बात करेंगे ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स के लिए क्या रूल रहते हैं? देखिए वरुणा, ई कॉमर्स अब जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आपने बोला, जो हमारा लॉ है ये इट्स नॉट स्टैटिक, इट्स डायनामिक, इट्स इवॉल्विंग, है ना, ये इवॉल्व कर रहा है जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है। अब सब हमको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। जी बिल्कुल मैम, अभी कोविड का टाइम था तो बहुत ही अच्छे से ऑनलाइन शॉपिंग, अधिकतर लोग बाहर जाना पसंद ही नहीं करते थे, इवन जा भी नहीं पाते थे, लॉकडाउन ये सब, तो ऑनलाइन शॉपिंग करना ही पसंद करते थे। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो इसमें ऐसा है कि ई कॉमर्स में इसको भी इंक्लूड किया गया है, जो कि पुराने एक्ट में नहीं था, 1986 वाले एक्ट में ये नहीं था कवर्ड। तो अब नए एक्ट में ये कवर किया गया है कि ऑनलाइन शॉपिंग भी आपकी कवर्ड है। तो ई कॉमर्स में बाई चांस आप ऑनलाइन कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, एंड यू फाइंड कि आपका जो डिफेक्ट है आपने किया है, आपको जब रिसीव होता है यू गॉट टू नो कि ये डिफेक्टिव है, पर आप इमीडिएटली ऑनलाइन ही कंप्लेंट कर देंगे, और ये उन पे बाध्य है कि वो 48 आवर्स के अंदर उस कंप्लेंट को रजिस्टर करेंगे एंड विद इन अ मंथ उसको रिड्रेसल करेंगे। जी, प्रोडक्ट लायबिलिटी की बात होती है, ये प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या है? यस, प्रोडक्ट लायबिलिटी के जो एक तो देखिए सामान जो हमारे पास तक पहुंचता है जी, उस वो डिफरेंट स्टेजेस में होता है। एक तो है कि उसको मैन्युफैक्चर करता है जी, ही इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरर जी, उसके बाद वो सेल होता है, सेलर आ जाता है। हम उसको मैन्युफैक्चरर से परचेज नहीं करते हैं, सेलर से परचेज करते हैं। अब सेलर से परचेज करते हैं तो डिफेक्ट बेसिकली जिसने मैन्युफैक्चर किया है या असेंबल किया है प्रोडक्ट को, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई भी सामान हो, सेलर इज लायबल फॉर सेलिंग द डिफेक्टिव गुड्स या प्रोडक्ट्स, बट द मैन्युफैक्चरर एंड जो असेंबल करता है उनकी भी तो लायबिलिटी बनती है। अब जब वो कॉम्पनसेशन जब हम डिसाइड करते हैं उस प्रोडक्ट से, अगर आपको फिजिकल हार्म हुआ है, मेंटल हुआ है, मॉनेटरी तो होता ही है, तो वो जो कॉम्पनसेशन है उनकी लायबिलिटी बनती है वो कॉम्पनसेशन देने की। जी मैम, आजकल हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट का ज़माना है, बहुत ज़्यादा कई बार इतने भ्रामक विज्ञापन डाले जाते हैं जो कि उस चीज़ की उतनी गुणवत्ता नहीं होती, लेकिन उसको इस तरह से दिखाया जाता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो उसके लिए क्या रूल्स रहते हैं? बिल्कुल, ये जो है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स जिसको हम कहते हैं कि एक्चुअली में वो है नहीं जो उनको शो करते हैं जी। तो ये जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये पुराने एक्ट में भी नहीं थी, नए एक्ट में है। तो इसमें जो भी उसमें एंडोर्स कर रहा है कि आप ये प्रोडक्ट को खरीदें, इसकी ये क्वालिटीज़ हैं और ये सब है, और एक्चुअली में ये प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज़ नहीं हैं। जी, हमारे जो उपभोक्ता है जिसने वो सामान खरीदा है, जिसकी की बड़ी एडवर्टाइज हो रहा था और वो एक्चुअली में नहीं पाया जाता है, तो नाउ एज पर न्यू एक्ट द पर्सन और सेलिब्रिटी और एनीबडी हु इज एंडोर्सिंग, तो वो भी दे आर इक्वली लायबल। जो उस चीज की एडवर्टाइजमेंट कई बार है कि फैन फॉलोइंग होती है, अगर आप जिसके सेलिब्रिटी अगर कह रहा है कि इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, सेल कर रहे हैं, तो मासेस खरीदते ही हैं, सभी खरीदते हैं कि वो इतनी कोई ऐसी हस्ती उसको प्रमोट कर रही है। तो न्यू एक्ट के हिसाब से जो एंडोर्स कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट में
दे आर इक्वली लायबल। जी मैम, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन की बात कर लेते हैं कि कितने मेंबर्स होते हैं इसमें और किस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन काम करता है? यस वरुणा, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, जी पहले ये अब नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम कहते थे पुराने एक्ट में। जी जी। और स्टेट कमीशन जो होते हैं जहाँ पे अपील जाती है उन्हें कमीशन कहा जाता है। अब जो नॉमेनक्लेचर चेंज होके जो न्यू एक्ट में आया 2019 में, तो इसको हम कहते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट का जो है तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है जी। जैसे अब हिमाचल के 12 जिले हैं तो हर जिले में एक एक होता है। तो कई बार ऐसा है कि 2 जिलों का भी एक प्रेसिडेंट होता है, डिपेंडिंग अपॉन जिस तरह से अपॉइंटमेंट्स होती हैं। एक प्रेसिडेंट होते हैं, वर्क करते हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ, और मेल एंड फीमेल मेंबर्स होते हैं। जिनकी अपॉइंटमेंट पुराने एक्ट में 5 साल के लिए होती थी मेंबर्स की अपॉइंटमेंट, और न्यू एक्ट में 4 इयर्स के लिए होती है उनकी अपॉइंटमेंट। और उनकी जो एज है बिटवीन 35 to 65, और विच एवर इज अर्ली, अगर वो 65 के होंगे तब उनकी तब तक वो काम करेंगे, या फिर उनका 4 इयर्स का टेन्योर होता है। जी मैम, कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बार उपभोक्ता ने किसी सामान को परचेज़ कर लिया है, उसकी गुणवत्ता उसके अनुरूप नहीं है जिस सामान को उसने परचेज़ किया है, और उसको लगता है कि उसे कंप्लेन करनी है इसकी, उसको प्रोसेस का भी पता नहीं है कि कैसे वो कंप्लेन फाइल करे, और उसको टाइम ड्यूरेशन का भी पता नहीं है कि कितने समय के अंतराल में उसको वो कंप्लेन फाइल करनी है। तो इसके लिए आप हमारे दर्शकों को थोड़ा जागरूक कीजिए। यस वरुणा, दिस इज़ वेरी वाइटल क्वेश्चन, बिकॉज एक्ट को बनाने का, इतना इनैक्टमेंट करने का फ़ायदा भी तभी है कि अगर उपभोक्ता को और कंज्यूमर को उसके ग्रीवेंस का रिड्रेसल हो। ये कमीशंस जो रिड्रेसल के लिए ही बने हैं। तो ऐसा है कि एट द वेरी फर्स्ट तो मैंने ये बताया कि उपभोक्ता कौन है। जैसे कि आप सामान खरीदा और ये खरीदने के बाद आपको पता लगा कि सामान जो आपने खरीदा था, प्लस एक पॉइंट और मैं वरुणा यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि जो सामान हम खरीदते हैं अपने यूज़ के लिए खरीदते हैं और रीसेल के लिए नहीं खरीदते हैं, तो तब हम कंज्यूमर्स हैं। मतलब उपभोक्ता जो हमारे कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशंस हैं, वहाँ पे आप तब कंप्लेंट फाइल करेंगे जब आप उपभोक्ता हैं, फर्दर रीसेल के लिए नहीं। और प्लस आप अगर कोई सामान काम कर रहे हैं फर्दर अपनी लाइवलीहुड के को अपनी आजीविका को कमाने के लिए और बाय वे ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप खुद वहाँ पे काम करें। अब जैसे सपोज आपने कोई कैफेटेरिया खोला है या कुछ आपने कुछ छोटा मोटा दुकान चला रहे हैं और वहाँ पे आपने फैन लगा दिया, ठीक है, वो रीसेल के लिए नहीं है, वो आपने दुकान के, और वो डिफेक्टिव निकल आया, अब लगाया तो दुकान में ही है। ये मैं एग्जांपल के लिए कह रही हूँ। दुकान के लिए आप हीटर खरीद रहे हैं, वो रीसेल के लिए नहीं, आप अपने यूज़ के लिए खरीद रहे हैं, तो उसमें खरीदने पे भी जो आपका डिफेक्टिव निकलता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। पर अगर आप सामान ऐसा रखा है जो आपने रीसेल करना है और वो आपने खरीदा है, थोक में खरीदा है, वो आप वो डिफेक्टिव है, तो आप कंज्यूमर उपभोक्ता नहीं है। आप अदरवाइज उसको जरूर केस कर सकते हैं, सू कर सकते हैं, पर कंज्यूमर कमीशन में नहीं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे कि अगर डिफेक्ट निकल आया, आपको पता लग गया कि डिफेक्टिव चीज़ है जो आपने खरीदा है। डिफेक्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डिफेक्ट ही निकला, कई बार ऐसा होता है वरुणा कि आपने जो सामान खरीदा है उसके साथ गिफ्ट्स भी होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई आपको कहीं इसकी टिकट मिलनी थी, कुछ होती है, वो सब वो कंसील कर जाते हैं कि आपने ये फॉर्म भर के अप्लाई करना ताकि आपको कोई प्राइज मिलना है, और दुकानदार ने वो नहीं दिया, और एक के साथ एक फ्री मिलना था और वो दुकानदार ने नहीं दिया, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है कि अगर आपको बताया नहीं जा रहा है तो वो भी कवर होगा। एक तरह की धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी है, एक के साथ एक चीज फ्री मिल रही है आपको और वो उसको अलग से रीसेल कर रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। ओवर प्राइस तो है ही है, प्रिंटेड प्राइस से ज़्यादा चार्ज करना तो है ही है। अब ये बात आती है कि पहले तो आप दुकानदार से बता दें कि भाई आपने ऐसा किया है, अगर तो वो मान जाते हैं
और आपका ग्रीवेंस का रिड्रेसल वहीं हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो 2 साल के अंदर अंदर आपको, जैसे आपका ये क्वेश्चन था कि कितने टाइम पीरियड है, इसमें 2 साल के अंदर अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब कंप्लेंट फाइल करने का जो प्रोसीजर है आप खुद से भी कर सकते हैं, खुद भी आ सकते हैं और कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आप किसी कारणवश आप खुद नहीं आ सकते हैं, लिखित रूप में कंप्लेंट करनी होती है, एड्रेस करनी होती है प्रेसिडेंट को। और अगर आप खुद नहीं आ सकते हैं, आप किसी को ऑथराइज कर सकते हैं, अथॉरिटी लेटर साथ में दे सकते हैं। और अगर आप वकील एडवोकेट एंगेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वो भी एंगेज कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। जी, ऑनलाइन का क्या रहता है मैम? ऑनलाइन भी इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं? यस, ऑनलाइन भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आप रजिस्टर्ड पोस्ट भी कंप्लेंट भेज सकते हैं, वो हम एंटरटेन करते हैं। बट इसमें यह है कि जिस दिन कंप्लेंट आपकी लिस्ट होती है कि आपकी तरफ से कोई वहाँ पे प्रेजेंट हो, इसके लिए आप ऑथराइज, क्योंकि हम एक नोटिस तो भेजते हैं कि भाई इस दिन आप बाय पोस्ट आपने अगर हमें कंप्लेंट भेजी है तो हम नोटिस भेजा जाता है कि आपकी कंप्लेंट लगी है तो आप आएँ। जी। तो ये है कि आपकी तरफ से कोई होना चाहिए वहाँ पे, ये इसमें आप खुद नहीं हैं, किसी को ऑथराइज कर सकते हैं, वो इन राइटिंग आप देंगे। और लॉयर कर सकते हैं तो भी ठीक है। अगर आप लॉयर भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर आप लीगल एड काउंसिल के लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिर आपको सरकारी वो खर्चे पे वकील भी दिया जाता है कि अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लॉयर को। और दूसरी बात यह है कि जैसे आपने इन राइटिंग दे दी है 5 लाख के तक के लिए आपकी कोई भी कोर्ट फी नहीं लगती है। हाँ जी, तो अदरवाइज़ वो पोस्टल ऑर्डर 5 लाख से ऊपर में आपका 10 लाख तक में 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर प्रेसिडेंट का उसके ऊपर लिखा जाता है। प्रेसिडेंट प्लस आप किस डिस्ट्रिक्ट का लिख रहे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट शिमला, डिस्ट्रिक्ट सोलन। कहाँ से कंप्लेंट कर रहे हैं? नहीं, आप किस कमीशन में कंप्लेंट करें। अगर आप डिस्ट्रिक्ट शिमला में कंप्लेंट कर रहे हैं तो फिर आप उस पे डिस्ट्रिक्ट शिमला लिखेंगे। जी बिल्कुल। अब ऐसा है कि उपभोक्ता की कंप्लेंट करने का भी एक प्रोसीजर है, राइटिंग में करेंगे आप। और अब अगर आप जिस पे आप केस करना चाह रहे हैं आप उसका नाम और एड्रेस पूरा लिखेंगे। और अगर आप किसी कंपनी पे करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर है और डिफेक्टिव है, तो वो आप कंपनी का नाम लिखेंगे और उसको आप थ्रू किसके लिखेंगे, मैनेजर, पार्टनर, मैनेजिंग पार्टनर, वो सब लिखा जाएगा, तभी उनको नोटिस जाएगा। और अगर आपने दुकानदार के थ्रू खरीदा है तो आप दुकानदार का नेम, एड्रेस या उसकी शॉप का नाम है वो भी आप उस पर लिखेंगे। फिर उसको हम लिखते हैं ऑपोजिट पार्टी, और जहाँ आप जो हैं तो आप कंप्लेनेंट हैं, और वो सब आप लिखेंगे उसमें कि ऐसे ऐसे आपने खरीदा है और डिफेक्टिव निकला है, और डेट जिसमें अगर बिल तो लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जैसे ऑनलाइन में तो आपको बिल वहीं पे उसकी पेमेंट आ जाती है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, या फिर आपका पेमेंट ऑन डिलीवरी होता है। अदरवाइज आप कोई भी सामान खरीदते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये बिल जरूर खरीदें। बिल जरूर होना चाहिए, तभी आप अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल। कई बार मैम अधिकतर देखा गया है, अगर हम बात करें, जो छोटे शॉपकीपर्स होते हैं वो एक कच्चे बिल पे, कच्चे पेज पर लिख कर दे देते हैं कि आपने ये सामान खरीदा, और ये वो वाले बिल क्या वैलिड रहते हैं? आप ऐसा करें कि फिर कंप्लेन अगर वो नहीं दे रहे, कई लोगों ने अपना प्रिंट ही नहीं करवाया होता बिल। बिल्कुल। ज्यादातर छोटी मोटी चीज खरीदते हैं और बड़ी बड़ी शॉप्स में होते हैं, कईयों में होते हैं और कई बिल नहीं देते हैं। जी, जनरल प्रैक्टिस है कि बिल नहीं देते हैं, तो आप उसकी शॉप का नाम लिखवा लें, साइन करवा लें, डेट भी लिखवा लें, और क्या कमोडिटी, क्या सामान परचेज किया है और कितने में किया, वो डिटेल्स लिखवा लें। जी। कम से कम उनकी स्टैंप तो लगी होनी चाहिए, स्टैंप लगी होनी चाहिए, है ना। शॉप्स में कई बार लोगों ने अपना वो नई बिल बुक नहीं बनाई होती तो स्टैम्प तो लगी होती है। जी मैम, बिल्कुल है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कर दिया तो उसमें एफिडेविट एक लगाना होता है, शपथ पत्र जिसको कहते हैं। तो आप कंप्लेंट फाइल करेंगे और शपथ पत्र साथ में एफिडेविट लगाएंगे, और जितने लोगों पे आप कंप्लेंट कर रहे हैं, जैसे ऑपोजिट पार्टी मैंने बताया था, उतनी कॉपीज आप साथ लगाएंगे, क्योंकि जब हम नोटिस भिजवाते हैं दूसरी पार्टी को नोटिस जाता है, आपकी कंप्लेंट की एडमिशन होती है तो उसके बाद नोटिस जाता है, तो वो कंप्लेंट की कॉपी दूसरी पार्टी को हम भेजते हैं। जी, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए उन्होंने क्या बेचा और डिफेक्टिव बेचा। फिर वो उनकी जब सर्विस हो जाती है तो वो फिर रिप्लाई देते हैं। जी। और इस तरह से ये प्रोसीजर है कंप्लेंट फाइल करने का। जी, सपोज मैम किसी अथॉरिटी ने कोई रूल बना दिया कि मैन्युफैक्चरर को इस तरह का कार्य नहीं करना है,
कोई भी रूल बना दिया और मैन्युफैक्चरर उत्पादक जो है फिर भी उस रूल को नहीं मान रहा है, वो गलत कर रहा है, फिर भी उस रूल को नहीं मान रहा है, तो उसके लिए किस तरह के दंड के प्रावधान रहते हैं? बिल्कुल, इसमें जैसे आपने कहा था प्रोडक्ट लायबिलिटी के लिए है, तो इसमें इनिशियली उनको 5 साल तक की सजा का प्रावधान है और 10 लाख तक का फाइन है, 10 लाख तक का फाइन हो सकता है। फर्स्ट टाइम किसी को सजा हुई अप टू 5 years एट द फर्स्ट उस पे, अगर फर्स्ट इंस्टेंस पे उन्होंने फॉलो नहीं किया रूल्स एंड गाइडलाइंस को और उनको पहली बार में सजा जो हुई है अप टू 5 years एंड अप टू 10 lakhs फाइन हुआ और अगली बार वो उसको फिर से रिपीट करते हैं तो दिस फाइन कैन बी अप टू 50 lakhs एंड 10 years imprisonment। हम साथ ही ये भी जानना चाहेंगे जो भ्रामक एडवर्टीजमेंट्स होती है, इसके लिए अगर इनके ऊपर किस तरह के दंडात्मक प्रावधान जो है वो किए गए हैं कि किस तरह का दंड इन्हें दिया जा सकता है? देखिए, इसमें भी ऐसा ही है कि जैसे आपने इन्होंने एंडोर्स किया प्रोडक्ट डिफेक्टिव था, वैसे ही कंप्लेंट चलेगी और फाइनली जो आपको कॉम्पनसेशन होता है, सपोज आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करके आपको जैसे मेंटली या आपको इसका कोई प्रोडक्ट यूज़ करने पे जो आपको नुकसान होता है उसका तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा ही। तो जो कॉम्पनसेशन मिलेगा दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। जैसे वो उसमें ऑर्डर में लिखा जाता है कि आपको कॉम्पनसेशन तो अलग से मिलता है, जो आपने मेंटली फिजिकली जो आपने सफ़र किया है उसका मिलता है, प्लस लिटिगेशन चार्जेस जो आपने लॉयर एंगेज किया या खुद आए या जो भी आपने खर्चा किया कागज़ का आना जाना, वो लिटिगेशन चार्जेस हम कहते हैं। तो कॉम्पनसेशन एंड लिटिगेशन चार्जेस दिए जाते हैं। कॉम्पनसेशन के लिए आपको ये बताना होता है कि आपको प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद सपोज स्किन क्रीम और सम जैसे हेयर के लिए आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ किया और आपको कोई उसमें से नुकसान हुआ है तो आपका उसमें कोई मेडिकल रिपोर्ट है या फिर आपने किसी बाई चांस स्किन में हुआ है कोई प्रोडक्ट यूज़ करके, तो आपका स्किन से आपने दिखाया या आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको चाहिए कि वो सब भी आप लगाएं जब आप ये करें कि जो आपको ये प्रोडक्ट की एलर्जी हुई है उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अगर मैम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन की बात करें तो मतलब कितने तक की धोखाधड़ी, जैसे कि 1 लाख 10 लाख, किस तरह की कितने तक की धोखाधड़ी को हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में? बिल्कुल, इसमें पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन जो है एनहांस की गई है न्यू एक्ट में जो 2019 में आया है। तो जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर की कमीशन है इसमें हमारा एनहांस किया हुआ था 50 lakhs तक का, तो उससे ऊपर जो है फिर स्टेट कंज्यूमर कमीशन और उससे ऊपर आ जाता है नेशनल कंज्यूमर कमीशन, वो दिल्ली में बैठते हैं। एक बात और वरुणा मैं कहना चाह रही थी कि जैसे अब एक कंप्लेंट एक कमीशन में डिसाइड हो जाती है और हमारे उपभोक्ता उस ऑर्डर से सहमत नहीं है या उनको लग रहा है कि हमें कॉम्पनसेशन कम मिला है, ज़्यादा मिलना चाहिए था, तो उनके पास राइट होता है कि वो विदिन 45 डेज़ में तो जनरली ऑर्डर किया जाता है कि जो हमने ऑर्डर किया है दूसरी पार्टी 45 डेज़ के अंदर अंदर उसको ऑर्डर को कंप्लाई करेंगे। नहीं करते हैं तो उपभोक्ता जो है जो कंप्लेनेंट है उसके पास एग्जीक्यूशन फाइल करने का राइट है। प्लस अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप स्टेट कमीशन में उसकी 30 डेज में अपील कर सकते हैं। जी मैम। और एक बात और वरुणा, अगर ऑपोजिट पार्टी भी सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको भी राइट होता है, जिनके ऊपर ये कॉम्पनसेशन या सब लगाया गया ऑर्डर जिनके अगेंस्ट किया है उनको भी राइट होता है कि वो 30 डेज में वो अपील वो स्टेट कमीशन में कर सकते हैं। जी मैम, आपके पास जानकारी बहुत अधिक है, टॉपिक भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी और आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।